क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ सिस्टम की नाकामियों के बदौलत खुद की स्वतंत्रता को दांव पे लगाना होता है? क्या फर्जी मुकदमों में फंसकर बर्बाद हो जाना होता है? या फिर जीने की आज़ादी भी सुनिश्चित होना चाहिए? आपका स्वतंत्रता का वह हक भी सुनिश्चित होना चाहिए। आप कल्पना करिए कि कल आप कहीं जा रहे हैं या आप अपने घर में हैं, रेंट वाले मकान पे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं और आपको किसी शख्स के द्वारा फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है। वह फर्जी मुकदमे रेप हो सकते हैं, छेड़खानी का मुकदमा हो सकता है, ड्रग्स रैकेट का मुकदमा हो सकता है, किसी एट्रोसिटीज एक्ट का मुकदमा हो सकता है, किसी भी फॉल्स केस में आपको ज़बरदस्ती फंसाया जा सकता है। तो सोचिए उस केस में फंसने के बाद आपके सामने किस तरह के विकल्प बचते हैं। तत्कालीन स्थितियों में आपकी जो साइकोलॉजिकल स्थिति होगी वो कैसी होगी? आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके परिवार के ऊपर उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी आंखों के सामने वह कौन सा मंजर होगा जब आपको पता चलेगा कि अब आप गिरफ्तार होने वाले हैं। आप बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद आप जांच के दायरे में आने से पहले हवालात में जाने वाले हैं और कब तक रहेंगे, कितने दिनों तक रहेंगे या सालों तक रहेंगे, इसकी कोई यह कोई सुनिश्चित नहीं है, न इसकी पूर्व में कोई जानकारी है। उस स्थिति में जबकि आपकी आर्थिक स्थिति बर्बाद हो सकती है, आपके परिवार को सामाजिक शर्म का सामना करना पड़ सकता है, आपका करियर चौपट हो सकता है, आपके ख्वाबों को नज़र लग सकती है, आप बर्बाद हो सकते हैं। इन हालात में फंसने के बाद सिर्फ आप ही नहीं, आपका कोई प्रियजन, परिजन, कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मनगढ़ंत फर्जी केस का शिकार हो जाए, षड्यंत्र का शिकार हो जाए, उस अवस्था में आपकी चेतना शक्ति कैसी रह जाएगी? मेरा आज का टॉपिक यही है। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है आपका। नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और आप द पॉलिटिकल मुखिया देख रहे हैं। आज द पॉलिटिकल मुखिया एक ऐसे गंभीर और ज्वलनशील विषय को सामने लेकर आया है जिसकी जद में अमूमन आम आदमी होता है। एक ऐसा आम इंसान जो निर्दोष होता है, बेगुनाह होता है, वह कभी निजी झगड़ों, मनमुटाव के कारण, तो कभी किसी के षड्यंत्र के कारण, तो कभी जाति, धर्म इत्यादि एंगल से फंस जाता है, षड्यंत्र का शिकार हो जाता है और उसकी और उसके पूरे परिवार की जो लाइफ है वह चौपट हो जाती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उस कारण पे उसके तह में जाकर हम तफ्तीश करेंगे कि आखिर हमारा सिस्टम इतना नाकाम, इतना लाचार, इतना बेबस क्यों है कि एक बेगुनाह को आरोप सिद्ध होने से पहले ही हवालात के चक्कर काटने पड़ते हैं। चक्कर भी नहीं, हवालात में ही कैद होकर बसर करना पड़ता है अपना स्पेशल मोमेंट, प्रीसियस मोमेंट। सनातनी परंपरा में यह मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। यह 84 लाख योनि का मतलब आप समझ रहे हैं? अलग अलग रूपों में, योनियों में विचरण करने के बाद, मतलब आप जानवर भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े तक हो सकते हैं। 84 लाख योनियों में टहलने के बाद, विचरण करने के बाद एक बार जाकर कहा जाता है कि अच्छे कर्मों की वजह से मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य का भी जन्म मिला तो ऋषि मुनियों की धरती कहे जाने वाले हिंदुस्तान में भी किस प्रदेश में मिलेगा यह आपके तकदीर के ऊपर है। प्रदेश में भी किस जाति, किस धर्म, किस पंथ में मिलेगा यह सारा नियति के खेल के ऊपर है। उसके बावजूद आपका जीवन काल कितने दिनों का है, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं या फिर संघर्ष कर रहे हैं, आप सामाजिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, आप पारिवारिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी आई कि नहीं आई, या फिर आप उस खुशी को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उस दरमियान कोई जब आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, जब आप थोड़ी-सी आपकी माली हालत सुदृढ़ होने लगती है, कोई जलन, ईर्ष्या के कारण आपको झूठे केस में फंसा दे, बलात्कार के केस में, छेड़खानी के केस में, मर्डर के केस में, ड्रग्स तस्करी या रैकेट में शामिल होने के केस में या अन्य किसी कास्टिक एट्रोसिटीज एक्ट में फंसा दे, सोचिए तब आप और आपके परिवार की स्थिति क्या होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ,
आप किसे अपना सबसे बड़ा दोषी मानेंगे? उस फर्जी तरीके से एफआईआर कराने वाले शख्स को, या फिर उसके एफआईआर कराने की जो अंदर से शक्ति प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा स्तंभ को, उस प्रेरणा पुंज को? आखिर कोई व्यक्ति इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति अपने अंदर कैसे कलेक्ट कर लेता है कि किसी को झूठे मुकदमे में फंसाने का साहस वह दिखाता है? यह आम बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। और कहीं न कहीं इसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। माना जाता है कि लोकल लेवल पे पुलिस, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन का प्रेशर और तमाम प्रेशर लॉबीज़ का जो एक प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट होता है, दबाव पड़ता है, इसकी वजह से भी निर्दोष उस दलदल में फँस जाता है, जहाँ से उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए न सिर्फ लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, कभी-कभी उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद यही उसकी नियति है, यही उसके तकदीर का फैसला है। अब कारागार या जेल के सख्त दीवारों और उस परिवेश में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दो, इसी में ही भलाई है। वरना समाज में शर्म, लाज, पीड़ा से जूझने का रास्ता तो खुल ही गया है। हम इतनी बड़ी आबादी के देश हैं, लेकिन सवाल बार-बार पूछा जाता है, खड़ा होता है कि जो व्यवस्था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, उस परिवेश में है, वह हमारे यहाँ क्यों नहीं है? न्याय को लेकर, कभी-कभी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ये ऐसे सवालात आते हैं, कभी-कभी कारागार को लेकर भी, कैदियों को लेकर भी, कि उनको भी उनकी मौलिक सुविधाएँ, उनकी जो अधिकार हैं, उससे उन्हें वंचित न रखा जाए। दरअसल हमारी आबादी इतनी बड़ी है और यहाँ पर इतनी भिन्नता है, नाना प्रकार की कदम-कदम पे सिस्टम से लेकर व्यक्ति तक में भिन्नताएँ हैं, कि वो ऐसा परिवेश यहाँ पे संभव नहीं हो सकता है। छोटे कंट्रीज़ में शिक्षा से लेकर सामाजिक स्ट्रक्चर, जीडीपी, सब कुछ का असर पड़ता है। छोटे कंट्री इन द सेंस, मैं भौगोलिक रूप से छोटे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आबादी के लिहाज से भी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर यहाँ पे बहुत सारी आबादी है तो बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे पंथ हैं और उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो आए दिन आप देख रहे हैं किस तरीके से बकवास किए जाते हैं। राजनीतिक पटल से लेकर सामाजिक पटल तक सामाजिक चेतना, जन जागरण के नाम पे मनोहर कहानियाँ मनगढ़ंत तरीके से बनाकर सुनाई जाती हैं, और लोग डिजिटल मीडिया के प्रभाव में इस तरीके से आ चुके हैं कि किताबों से उनका दूर-दूर तक नाता नहीं है। अगर किताबों से नाता नहीं है, तो आपके भीतर शोध करने की जो क्षमता है, उसका नाश हो चुका है। आपके व्यक्तित्व में, आपके विचारों में जंग लग चुकी है। एक तरीके से वहाँ पे गेट का निर्माण कर दिया गया है कि आप अपनी मनन स्थिति, आप चिंतन और विचार विमर्श की अवस्था में ही न जा पाएँ उस गेट को खोलकर। उसके लिए ये मोबाइल और इंटरनेट, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपके जीवन में घर कर चुके हैं, जहाँ से मिली हुई कट पेस्ट जानकारी को आप समझते हैं कि यही सत्य है, यही सच्चाई है, बाकी दुनिया में इसके इतर कुछ है नहीं। वहीं से आप अपना पतन शुरू कर देते हैं। निर्दोष भी कभी-कभी ऐसे ही स्ट्रक्चर का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे बने बनाए नैरेटिव में फँसकर, अब फँसेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने किसी के विरुद्ध बहुत गलत चीज़ें प्रचारित की, प्रसारित की। ऊपर से तो कोई दबाव आ नहीं रहा है सरकार की तरफ से, कोई कुछ भी बोल दे रहा है। वहाँ से उनके फॉलोअर्स में अगर वह चीज़ें गई और वह घर कर गई, यार यह व्यक्ति सही कह रहा है, तो मैं भी कि वह कानून के द्वारा प्रदत्त उसे जो अधिकार मिले हैं, चाहे वह जातिगत रूप से, चाहे लैंगिक रूप से, चाहे किसी भी रूप में, उस कानूनों का मिसयूज़ कर दे, दुरुपयोग कर दे और एक निर्दोष की ज़िंदगी महज कुछ एंगल की वजह से बर्बाद हो जाए, उसके परिवार का रहन-सहन, पूरी खुशियाँ ही तबाह हो जाए। और ऐसा करके आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके के केसेस लाद कर बहुत बढ़िया लाइफ़स्टाइल लेविशली तरीके से आप जी पाएँगे। दरअसल एक समय के बाद हर चीज़ का अंत सुनिश्चित होता है। इतिहास में हम लोग पढ़ते रहे हैं और इतिहास से ही सबक लेने के लिए अक्सर कहा जाता है, प्रेरित किया जाता है। तो कानून हो या सिस्टम हो, लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ओहदेदार लोगों तक सीमित नहीं है, सिर्फ़ पढ़े-लिखे निर्दोष लोगों तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में सारे लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं।
कभी कभी वोट बैंक की गंदी पॉलिटिक्स भी ऐसे कारकों को, ऐसे परिस्थितियों को जन्म देने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अखबार के लिए लखनऊ ब्यूरो में बतौर रिपोर्टर कार्य करता हूँ उस अखबार के लिए। तो मेरा समाज के हर तबके के लोगों से मिलना-जुलना, उठना-बैठना होता है और मैं उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करता हूँ, जो वैचारिक रूप से स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय की बात करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, आगे आते हैं लीडर की भूमिका में। मेरे लिए वैसे ही लोग काफ़ी महत्व रखते हैं, जो पीड़ित, व्यथित और सही व्यक्ति के साथ खड़े होने का साहस दिखाते हैं। मैं अ, अधिकारियों के साथ बैठता हूँ, बार एसोसिएशन देखता हूँ तो अधिवक्ताओं के साथ बैठता हूँ, किसान नेताओं के साथ बैठता हूँ, किसानों के साथ बैठता हूँ, व्यापारियों के साथ बैठता हूँ। समाज के अलग-अलग तबके और जातियों के साथ मेरा उठना-बैठना होता है। यहाँ तक कि कभी-कभी अपराधियों से भी कचहरी में चाहे और भी कहीं फेस टू फेस हो जाता है। तो मैं जब उनसे इस मसले पे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार पूरी दुनिया में उसमें अपने यहाँ इस तरीके के फर्जी केसेस के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं कि लोग एफआईआर तो दर्ज करा देते हैं, दहेज का, छेड़खानी का, हत्या का, बलात्कार का, नशाखोरी का, नशे के कारोबार का, तमाम तरीके के केसेस जो है जातिगत रूप से एट्रोसिटीज़ का दर्ज करवा देते हैं। लेकिन कोर्ट में जाते-जाते कुछ सालों के बाद पता चलता है कि ये सब मामलात में से कुछ मामलात जो है फर्जी थे। तो इस पे सारे लोगों का मंतव्य है, विचार है होता है कि नहीं, ये सही है, इस पे बेलगाम लगनी चाहिए। जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं वह भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी निर्दोष और बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह उसके जीने का अधिकार का एक तरीके से उल्लंघन होगा। सिस्टम की नाकामियों की सजा एक व्यक्ति, एक निर्दोष बेगुनाह क्यों भुगते? आप जगह-जगह सरकार में हैं, तो जगह-जगह अपने हिसाब से प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, घोषणाएँ करते हैं, फ्रीबीज़ का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोगों को तरह-तरह से फ़ायदा, मैं कहूँगा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं फ़ायदा ही कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि रेवड़ियाँ बाँटकर या इस तरीके का शब्द मुझे शोभा नहीं देता। तो क्यों ना कुछ ऐसा पहल आप करें कि निर्दोष व्यक्ति दोषी साबित होने तक या जजमेंट आने तक उसे कारागार का मुंह न देखना पड़े। यानी जमानत की गति सॉफ्ट, जमा प्रोसेस जो है सॉफ्ट हो और उसको गति मिले। निर्दोष है, प्रथम दृष्टया यह पता चल भी जाता है, या आपकी जांच प्रणाली इतनी मजबूत और इतनी निष्पक्ष और पारदर्शिता से भरी हुई हो कि उस केस की अवधि मियाद लंबी ही न हो, वो अदालत में जाकर पहले ही दरवाजे पर टूट जाए। आप यह भी तय करें कि कोई पैसा लेकर उस निर्दोष को कमज़ोर करने की या फंसाने की कोशिश न करे। और यह किसी के साथ हो सकता है आज पावर में है आप, पोजीशन में है आप, सिस्टम के मजबूत कवच का हिस्सा है आप, तो कल आपका परिवार या आपकी पीढ़ियाँ भी उसी तरीके से जीवन लग्जरियस वे में व्यतीत करेंगी, यह आवश्यक नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति का नैसर्गिक नियम है कि बदलाव होता रहता है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम चलता रहता है। मैंने कई सारे उदाहरण देखे हैं कि अच्छे-अच्छे पैसे वाले, पोजीशन वाले, प्रभावशाली लोग बर्बाद हो गए। वो नहीं बर्बाद हुए, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई दूरदर्शिता के अभाव के कारण, या उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि जैसे हम हैं वैसे हमारी पीढ़ियाँ भी होंगी। तो ये समय चक्र बदलता रहता है। तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे जो झूठे मुकदमे लगाने की जो आपाधापी मची हुई है, जो रैकेट चल रहा है, या जो जानबूझकर फंसाने का एक चलन है किसी प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पे या पैसे की लालच में, तो वैसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो। कार्यवाही का नहीं, एक्शन का प्रावधान हो, और कम समय में, ताकि समाज में लंबी आबादी हमारी कोई आगे वैसा कदम न उठा पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी बुलडोजर नीति और ठाए-ठाए की नीति की प्रशंसा होती है, भूरी-भूरी प्रशंसा की जाती है कि वे अपराधियों पर लगाम लगाने में कुछ हद तक सफल हुए हैं। जब आप प्रशंसा कर सकते हैं तो फिर बेगुनाहों के लिए ठाए-ठाए और बुलडोजर की नीति का
चलन या प्रादुर्भाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं ऐसा सिस्टम का संचार किया जाता, निर्माण किया जाता जहाँ पे कोई शख्स महज एफआईआर दर्ज कराने भर से या मुकदमे में आरोपी बनाए जाने भर से दोषी सिद्ध न हो। बेगुनाह बेगुनाह होता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, करियर, परिवार की इज्जत और आर्थिक सुदृढ़ता बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रत्येक चरण के प्रहरी की है, चाहे वह ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, नेता हो, पीएम हो, कोई भी हो। अगर लोकतंत्र की सिस्टम की ताकत आपने अपने हाथ में ली है तो यह आपकी नैसर्गिक जिम्मेदारी है, चाहे न्याय तंत्र में बैठे हुए माननीय लोग हों। आप राजतंत्रात्मक प्रणाली में नहीं है। अगर राजतंत्र होता तो जिम्मेदारी राजा की हो सकती थी, सवाल राजा से पूछे जा सकते थे, लेकिन लोकतंत्र में राजा की भूमिका में आप हैं तो सवाल आपसे पूछी जाएगी। आप द पॉलिटिकल मुखिया को और रोशन को चाहे कितना भी परेशान करने की कोशिश कर दें या उसके ऊपर एक्शन ले लें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली कहीं न कहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवाज़ उठा रहा हूँ कि बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी किसी भी कीमत पे बचना नहीं चाहिए। इतनी सख्त कार्रवाई करिए, इतनी सख्त कार्रवाई करिए कि फर्जी मुकदमे कराने वालों का पूरा परिवार, पूरी प्रॉपर्टी उनका जब्त कर लीजिए आप, और सबक मिले सबको, कि आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक हम बता देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम वो भी कहते हैं कि 7 पीढ़ियाँ काँप जाएंगी। तो भैया कम से कम देश को छोड़िए, आप अपने प्रदेश में ही 7 पीढ़ियाँ ऐसे दुष्चरित्र, मैं दुष्चरित्र कहूँगा, जो फर्जी मुकदमे में किसी को फंसाता है तो उसको आप क्या कहेंगे? चरित्र का वह हनन कर रहा है। ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर भी आप उस तरीके का कोई सख्त प्रावधान करें और उसको वोट बैंक की दृष्टि से इतर रखकर, वरना फिर तो रोशन द पॉलिटिकल मुखिया ही है। मैं यहीं पे सारा चीज़ सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता का यही मतलब होता है, यही हम लोग का उद्देश्य होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ब्रजेश पाठक जी, नरेंद्र मोदी जी, अखिलेश यादव जी, बहन जी, राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी, तमाम जितने जी हैं, राहुल गांधी जी, आप लोग से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप द पॉलिटिकल मुखिया को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने अपने पार्टियों में, क्योंकि अब रोशन बहुत दिनों तक अखबार की सेवा करता था, शांत रहता था, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आता था। अब मैं एक्टिव हो गया हूँ। मैं पीड़ितों की आंखों में आंसू नहीं दे सकता, उनके परिवार को, निर्दोषों के परिवार को मैं रोता हुआ, बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। अगर वो ये रोएंगे, वे बर्बाद होंगे, तो इसकी आँच आप तक आएगी, क्योंकि आप सिस्टम के मुखिया और प्रहरी बन के बैठे हुए हैं। आप सिस्टम के मुखिया हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म द पॉलिटिकल मुखिया है। जो लोकतंत्र के जो वास्तविक मुखिया हैं यानी जनता, उनकी आवाज़ उठाता है, उनकी प्रतिनिधित्व के तौर पे आपके सामने आता है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और अधिक से अधिक द पॉलिटिकल मुखिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप और अपने रिश्तेदारों में फैलाएँ, और सिस्टम में बैठे हुए लोगों से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और पूरे प्रदेश के सीएम, डीएम सबसे और माननीय न्यायपालिका से सबसे विनम्र निवेदन है कि आप कुछ ऐसा प्रावधान करें और जमानत की जो प्रक्रिया है उसको बहुत आसान बनाएं कि निर्दोष व्यक्ति फंसे न पाएँ, और उसको प्रथम दृष्टया ही निर्दोष को निर्दोष होता है, बेगुनाह होता है, यह सारे लोग जानते हैं, फिर भी नियम और प्रोसेस का हवाला देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ये ऐसा ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ आपकी भी मजबूरियाँ हैं, व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था को निचोड़ कर सुगम मार्ग बनाने का नाम ही तो ज़िंदगी है, उसी का नाम ही तो विश्वास है। तो जनता के भीतर सिस्टम के प्रति विश्वास अटल रहे, सजग रहे और बनी रहे फ्यूचर तक। बस यही मैं अनुरोध करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।